कि आज का हमारा टॉपिक वॉल्यूम के बारे में है कि हम क्या ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम को यूज करें तो हमारी ट्रेडिंग में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वो हमारे लिए बेहतर है, कंपलसरी है या ऑप्शनल है, क्या है? पहले वॉल्यूम को पहले समझते हैं कि वॉल्यूम है क्या। हम जो डेटा यूज कर रहे हैं वो डेटा कहाँ से आता है, हम कहाँ से वो डेटा लेते हैं, हमारा ब्रोकर कहाँ से डेटा लेके हमें ट्रेड करने के लिए देता है? फॉरेक्स मार्केट से, राइट। जो फॉरेक्स मार्केट होती है, आप वहां का पेयर खोलोगे और आप अपने ब्रोकर का पेयर खोलोगे, सेम होता है। तो डेटा कहाँ से आता है? मेन सोर्स क्या है डेटा का? फॉरेक्स से। जो फॉरेक्स वाले ट्रेडर वहां पर ट्रेडिंग करते हैं, वो जो बाय सेल करते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो वॉल्यूम बनाती है। हम कितना भी बाय सेल करें, हमारे बाय सेल करने से वॉल्यूम नहीं बनता, क्योंकि हम थर्ड पार्टी हैं। हम डायरेक्ट फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे, हम ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस के अंदर। और ऑप्शंस के अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है डेटा फॉरेक्स मार्केट से। तो फॉरेक्स मार्केट में कैसे बाय सेल होता है, उसको थोड़ा सा समझेंगे तो फिर वॉल्यूम के बारे में समझ आ जाएगी। देखिए, जैसे आप बाइनरी ऑप्शन में बाय सेल करते हो, तो फॉर एग्जांपल आप $10 की इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसका रिटर्न क्या आता है? आपको पहले से पता होता है कि इसका रिटर्न 85% है, या इसका रिटर्न 80% है, या 83% है, या 90% है। ये आपको पहले से पता होता है रिटर्न का, कि दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न। और अगर आप विन करते हो तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, और लॉस करते हो तो आपका सारा अमाउंट जाएगा। तो ये है तरीके का बाइनरी का, जिसके अंदर आप एक्सपायरी टाइम भी सिलेक्ट करते हो, एक्सपायरी टाइम, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रेट ऑफ रिटर्न, और प्रेडिक्शन करते हो कि अब ये होगा वो होगा, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस मिलता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर ऐसे बाय सेल नहीं होता, वहां पर 83%, 90% ऐसे कोई भी ब्रोकर शो नहीं करता। वहां पर कोई भी परसेंटेज, रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज नहीं होता, ऐसा नहीं होता वहां पर। वहां पर क्या होता है कि जैसे एक करेंसी है यूरो वर्सेस यूएसडी, तो यूरो बाय कर रहा है, यूएसडी उसके अगेंस्ट में सेल कर रहा है, या यूरो को सेल कर रहा है तो यूएसडी उसके अगेंस्ट में बाय कर रहा है। तो अब इसके अंदर क्वांटिटी आती है, तो 1 यूरो इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आप कितने यूरो सेल करना चाह रहे हैं, कितने यूरो बाय करना चाह रहे हैं? तो इसका जो मेजरमेंट होता है, जो मार्केट में जो इन्होंने स्लेब बनाया हुआ है, इन्होंने कहा है कि 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट्स इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड लॉट। अगर कोई भी बंदा 1 लाख यूरो सेल करना चाह रहा है, इट मीन्स ही इज सेलिंग द 1 स्टैंडर्ड लॉट। तो वन जो स्टैंडर्ड लॉट है, कोई भी सेल करता है, कोई भी बाय करता है, दैट इज द क्वांटिटी, दैट इज द वॉल्यूम। एंड अगर कोई भी 1 लाख यूरो सेल नहीं कर सकता, उससे कम करना चाहता है, तो व्हाट? 10,000, इसका टेंथ हम कर सकते हैं। 10,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 0.1 मिनी लॉट। इसको मिनी लॉट बोलते हैं। अब 0.1 से लेके 0.9 तक ये सारा क्या रहेगा? मिनी लॉट रहेगा। जैसे ही 1 लॉट कंप्लीट होगा, इट मींस 1 लाख यूनिट कंप्लीट हो गए, तब हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड लॉट। अगर कोई इससे भी कम परचेज करना चाहे, इट मींस 1,000 यूनिट, 1,000 यूनिट्स कोई परचेज करना चाहता है, इट विल बी कॉल्ड 0.1, नहीं 0.01, इट विल बी कॉल्ड माइक्रो लॉट। अगर कोई भी 0.01 से लेके 0.09 तक बाय करता है या सेल करता है, तो दैट विल बी कॉल्ड द माइक्रो लॉट। ओके। फिर कोई इससे भी कम परचेज करना चाहे, इट मींस ही इज परचेजिंग और सेलिंग 100 यूनिट्स। ये अभी अवेलेबल नहीं है लॉट मार्केट में, लेकिन इसका मेजरिंग यूनिट ये है, 100 यूनिट से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द नैनो लॉट। अब यहां पर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और समझें। इस डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है
कि वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी इन इन ट्रेडिंग। जब बाय कर रहे होंगे या जो सेल कर रहे होंगे, उसके अंदर जो क्वांटिटी एक्सचेंज हो रही है यूरो और यूएसडी की, वो एक्सचेंज जो हो रही है क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को जब एक्सचेंज कर रहे होंगे तो उसका एक दूसरा यूनिट होगा जो पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे। जैसे कि वॉल्यूम इज द अमाउंट अ पर्टिकुलर असेट, असेट तो हमारे लिए यूरो यूएसडी हो गया, ट्रेडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हमने टाइम का भी जिक्र किया कि 1 मिनट में कितने लोगों ने बाय किया, कितने लोगों ने सेल किया, 5 मिनट में कितने लोगों ने बाय सेल किया, या 15 मिनट में कितने लोगों ने बाय सेल किया, या फिर 1 घंटे में कितने लोगों ने बाय सेल किया। तो हम 1 मिनट की कैंडल के अंदर, जब 1 मिनट की कैंडल स्टार्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल अ बायर्स कैंडल इज स्टार्टिंग, और ये नीचे आती है, ऊपर की तरफ जाती है, नीचे आती है मीन सेलिंग हो रही है, ऊपर जाती है इट मीन्स बाइंग हो रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता बाय हो रही है, और नीचे जो वॉल्यूम बार होगा वो भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक हद आएगी जब प्राइस क्लोज हो जाएगी। वंस इट क्लोज, वंस इट क्लोज, तो ओपनिंग प्राइस से लेके क्लोजिंग प्राइस के दरमियान जितनी भी इंट्रीज लगी, जितना भी बाय या सेल हुआ, वो सब काउंट हो जाएगा, और वो एक बार की शक्ल में या फिर एक नंबर की शक्ल में आ जाएगा इस कैंडल के नीचे। अब जो वॉल्यूम को रीड करते हैं, उसका जो कानून होता है वो होता है एफर्ट फेज रिजल्ट का कानून होता है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं, आप लोग बताइए मुझे, अगर मैं बहुत ज्यादा बाय, मतलब कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं और प्राइस उसके बावजूद भी आगे नहीं बढ़ रही, तो क्या फील होगा? इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर सब लोग यस बाय सर। करेंगे, सब लोग बाय करेंगे, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस को ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें बाइनरी ऑप्शन में क्या होता है, आपने यहां पर बाय किया, कैंडल क्लोज हुई, थोड़ी सी भी आपकी प्राइस से ऊपर क्लोज हुई, आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में क्या होता है कि अगर आप यहां पर बाय करोगे, अब बाय करने की पॉइंट से आगे जितना ऊपर जाएगी, जितना ऊपर जाएगी, जितना ऊपर जाएगी, उतना आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, भले कैंडल क्लोज हो जाए, आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। बाइनरी ऑप्शन में ऐसा होता है, फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स में प्रॉफिट पिप्स में मिलता है, मतलब जितना प्राइस राइज करेगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। वो वाली बात है कि फॉर एग्जांपल आपने करेंसी लेके रखी थी, जैसे पाकिस्तान में एकदम से डॉलर की प्राइस बढ़ गई थी, फॉर एग्जांपल मैंने डॉलर से $1,000 लेके रखे थे, और जब फाइन लास्ट टाइम जो प्राइस थी, जहां से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी थी, ₹160, ₹160 में $1 मिल रहा था, और अगर मैंने वहां पर $1,000 लेके रखे, और आज उस डॉलर की वैल्यू है पाकिस्तानी रुपीज में 280, तो इससे क्या फायदा होगा? नुकसान फायदा होगा ना, कि 160 से 40 और 80 कितना हुआ, ₹120 का फायदा हुआ। तो जो बाय करता है फॉरेक्स मार्केट में, उसको भी ऐसे ही फायदा होता है। लेकिन अब फर्क क्या है कि फॉरेक्स में बाय क्यों करना चाहिए, और एक्सचेंज पे जाके वहां पर डॉलर्स लेके अपने घर में रखें, उसमें और उसमें क्या फर्क है? तो लोग यहाँ पर फॉरेक्स में क्यों आते हैं, वॉल्यूम क्यों बनता है? लेट चेक। जब आप फॉर एग्जांपल आपके पास 1,60,000 था, 1,60,000 था, आप कितना बाय कर सके? आप बाय कर सके $1,000। इस बात को समझिएगा, तो फिर आप लोग फॉरेक्स की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपका हो जाएगा। आपने 1,60,000 एक साल पहले डॉलर खरीदे 1,000 के, अब के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या है?
278,000, राइट। तो आपको इस पे प्रॉफिट कितना हुआ? 160 इससे निकालते हैं। 118, एक हम्म। सौ अठारह 100, $118। 108, 108, राइट। नहीं, एक सौ 108 नहीं, अठारह 118। एक सौ हाँ। अठारह हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो गया। 118K, ये प्रॉफिट हुआ। ओके। यस सर। अगर फॉरेक्स में मैं ये बाय करके रखता, तो फॉरेक्स में मुझे लिवरेज मिलता है। फॉरेक्स में क्या मिलता है? लिवरेज। क्यों लोग आते हैं? लिवरेज की वजह से। ब्रोकर कहता है आप $1 इन्वेस्टमेंट करो, मैं आपको $1 के ऊपर $500 का काम करने दूंगा। कितना? 500। और अगर आप $100, $10 डिपॉजिट करते हो, मीन्स आपको $5,000 का काम करने दूंगा। आप $100 डिपॉजिट करते हो, मैं आपको $50,000 का काम करने दूंगा। एंड देन इफ यू आर डिपॉजिटिंग $200, तो हमें $1,00,000 का काम करने मिलेगा। अब इसके हिसाब से अगर मैं 160 को 500 से जरब करता और फिर इस प्रॉफिट के साथ जबरब करता, तो पता नहीं बहुत ज्यादा प्रॉफिट मुझे फॉरेक्स में मिल सकता था, जो मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ 118 मिला। तो इसलिए लोग फॉरेक्स में आते हैं, थोड़ा सा पैसा लगा के उसको 500 टाइम्स मोर उनको लिवरेज मिलता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। बाइनरी ऑप्शन में आपको कितना पैसा मिलता है? आप जो $100 डिपॉजिट करते हो, इसके ऊपर आपको लिवरेज मिलता है। बताइए, कितना लिवरेज मिलता है? ब्रोकर आपको उसके ऊपर काम करने का कितना देता है कि आप $100 डिपॉजिट करो, मैं आपको $1,00,000 का काम करने दूंगा, ऐसा देता है ब्रोकर? नहीं। नो सर, नहीं। कहता है अपने 100 से ही काम करो, है ना। सर ये, यस सर, सर ये लीवरेज देगा तो चार्ज भी तो मारता है ना। लिवरेज का क्या होता है? लीवरेज अगर दे रहा है तो चार्ज भी तो मारेगा जितना टाइम हम लोग होल्ड करेंगे, कि क्या? चार्ज नहीं मारता। देखो कि एक उसका चीज है, देखो, लिवरेज, आप ब्रोकर को सिलेक्ट किया और ब्रोकर से आपने $100 के ऊपर 500 टाइम्स ज्यादा आपने क्या लिया? लिवरेज ले लिया। ओके। आप पूरा साल ट्रेड नहीं करो, $1 का भी चार्ज नहीं लगेगा। आप पूरा साल ट्रेड नहीं करो, $1 का भी चार्ज आपके अकाउंट में नहीं लगेगा। चार्ज कब लगेगा? चार्ज लगेगा जब आप उसी पैसों में से एक दफा खरीदारी करोगे। मींस इफ यू परचेज्ड 1 लॉट, अगर 1 लॉट परचेज किया तो ब्रोकर उसके ऊपर कमीशन लेगा $17। कितना? $17। और अब वो लॉट आप चाहे 1 दिन के लिए रखो, 1 मिनट के लिए रखो, 1 घंटे के लिए रखो, या फिर 1 दिन से ज्यादा रखो। अगर 1 दिन से ज्यादा रखोगे तो फिर ब्रोकर आपको स्वेप चार्जेस लेगा। अब $17 नहीं लेगा, अब $3 लेगा एवरी डे, तीन 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 तीन, क्योंकि आपने उसके पैसे से क्या लेके रखा है? असेट लेके रखा है। तो अगर आप ट्रेडिंग करोगे, अगर आप प्रॉफिट करोगे, तो फिर कमीशन का तो फिर डर ही नहीं है ना। फिर कमीशन जो वो लग रहा है, वो तो आप प्रॉफिट भी कर रहे हो, उसमें से चला जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। दिस इज नॉट इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आपके ऊपर लग रहा है, और जिससे आपका 10 दिन में या 20 दिन में $100 जीरो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ट्रेड करोगे तब आपके ऊपर कमीशन लगेगा। तो उसी कमीशन, जो कमीशन आप देंगे ब्रोकर के, उस कमीशन के बदले में ब्रोकर आपको क्या दे रहा है? लिवरेज दे रहा है, और आपको सर्विसेज दे रहा है। लिवरेज दे रहा है एंड आपको सर्विसेज दे रहा है। तो इसलिए मोस्टली ट्रेडर जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़े पैसों में से ज्यादा प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, वो फॉरेक्स की तरफ जाते हैं। फॉरेक्स मुश्किल नहीं है, ये सेम एजुकेशन आप फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हो। आप लोगों की नजर में फॉरेक्स में कितने डॉलर से ट्रेडिंग स्टार्ट की जा सकती है? क्या माइंड है आप लोगों का?
सर 5-10 हजार। $5,000। हम्म। $100। नहीं सर, $100। $10। आप पांच ही $20 डॉलर आप $20 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो फॉरेक्स में। यहाँ पर मिनिमम आप $20 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ये जरूरी नहीं है, देखो एक बंदा $500 डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, और एक बंदा $50 डिपॉजिट कर रहा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। अब क्या होगा, जो $500 डिपॉजिट करेगा तो वो 0.1 खरीदेगा। क्या खरीदेगा वो? 0.1 खरीदेगा। और जो $50 डिपॉजिट करेगा वो क्या खरीदेगा? 0.01 खरीदेगा। मतलब लॉट पे फर्क आएगा। आप अपने पैसों से कम खरीद कर सकोगे अगर कम पैसे हैं, ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा खरीद सकते हो। और ऐसे 0.1 की बहुत सारी एंट्रीज आप परचेस कर सकते हो। तो ये चीज है। चलो, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है वैसे, मैं आप लोग को इसका बता रहा हूँ कि क्यों लोग फॉरेक्स में जाते हैं और वहां पर वॉल्यूम क्यों होता है। क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट होता है। क्योंकि अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं बोलूं कि मैं करेंसी लेके रखूं, मैं कभी भी करेंसी लेके नहीं रखूंगा। मैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करूंगा, क्योंकि मैं जहां पर वन टाइम पैसे कमाऊं और यहां पर मैं 500 टाइम्स मोर पैसे कमा सकता हूं। तो फॉरेक्स में ऐसा होता है कि थोड़े से रिस्क पे आप बहुत से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो जैसे ये लॉट्स मैंने आपको बताए, 1 मिनट के अंदर कोई बंदा 0.1 परचेज करेगा, कोई बंदा 0.3 परचेज करेगा, कोई 1.0 परचेज करेगा, तो कोई 2.0 परचेज करेगा, कोई 3.0 परचेज करेगा, कोई 10.0 परचेज करेगा। क्योंकि मैं जो मैक्सिमम में परचेज कर सकता हूँ वो 20 लॉट्स परचेज कर सकता हूँ। कितना? 20। एक एंट्री में 20 लॉट परचेज कर सकता हूँ। इसके बाद फिर दोबारा मुझे 20 लॉट्स परचेज करने होंगे अगर मैं ज्यादा करना चाहूँ, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता परचेज मोर देन 5। आई थिंक आई डिडंट सी 5 लॉट तक कोई परचेज करता है तो करता है। तो ये जब परचेजिंग हो रही होगी, ये परचेजिंग जब हो रही होगी तो 1 मिनट खत्म हो जाएगा, तो फिर एंड में देखेंगे टोटल कितनी एंट्री हुई, उसको जोड़ेंगे 280। अगर जवाब आता है तो इट मींस 1 मिनट में कितने लॉट परचेज हुए? 280 लॉट परचेज हुए। तो वो 280 लॉट, जैसे कि इस कैंडल में 1 मिनट में 280 लॉट परचेज हुए, तो हम इसके एफर्ट को, मतलब कि ये एफर्ट है, वॉल्यूम क्या होता है? एफर्ट होती है। और ये प्राइस क्या होता है? रिजल्ट होता है। 280 लाख परचेज के ऊपर ये रिजल्ट बना। हम मैच करेंगे इसकी साइज को इस वॉल्यूम की साइज के साथ। अगर मैचिंग होगी तो हमारा जवाब वैलिड आएगा, और अगर मैचिंग नहीं होगी तो हमारा जवाब एनोमली आएगा। और फिर इसी अंडरस्टैंडिंग को लेके हम प्राइस को समझेंगे कि प्राइस स्ट्रांग है या प्राइस वीक है, मुझे बाय करना चाहिए या मुझे सेल करना चाहिए, मुझे इग्नोर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा, प्राइस थोड़ी देर के लिए रिवर्सल करेगी फिर मार्केट कंटिन्यू करेगी, या फिर दायमी लॉन्ग टर्म के लिए रिवर्सल करेगी, या प्राइस कब वीक हो रही है, ये सब वॉल्यूम के साथ पता चलता है। तो वॉल्यूम के अंदर जो हम देखते हैं वो सब जो परचेजिंग होती है या सेलिंग होती है उससे हम देखते हैं। ओके, आगे मैं आपको और क्लियर करता हूं। देखिए, इसके बाद जो हमें वॉल्यूम से रीडिंग करने से रिजल्ट मिलेगा वो इन दो सूरतों में मिलेगा, वैलिडेशन एंड एनोमली। वैलिडेशन क्या होता है कि जब बायर की कैंडल बनती है, बायर की कैंडल की साइज और उसका जो वॉल्यूम बना उसकी साइज अगर दोनों आपस में मैच करते हैं तो हम वैलिडेशन बोलते हैं, और अगर दोनों आपस में मैच नहीं करते तो हम उसको एनोमली बोलते हैं। तो ये दो जवाब मिलते हैं। अगर वैलिडेशन का जवाब आए, इट मींस द आंसर इज द प्राइस इज स्ट्रांग, प्राइस इज स्ट्रांग। और अगर एनोमली का जवाब आए तो प्राइस इज वीक। तो वीक होगी तो कोई बाय नहीं करेगा, इंटरेस्ट कम कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली प्राइस गिरने के चांसेस हो जाएंगे। और ये जो रूल होगा एफर्ट वे रिजल्ट, रिजल्ट का रूल होगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, इस कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ लुक द कैंडल एंड इट्स वॉल्यूम बार। क्या कैंडल की साइज और वॉल्यूम आपस में मैच कर रहे हैं? यस सर। एंड देन छोटी कैंडल और उसका छोटा वॉल्यूम आपस में मैच कर रहा है।
If all are matching, that is called the validation in single candlestick, or it will be considered that candle is a strong candle. अब दो एक जैसे कलर की कैंडल आ जाए, उसमें देखें क्या बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा और छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है? Yes, sir. If yes, it means that the relation between the first green candle and second green candle is validation. तो ये कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है कि ये दो कैंडल बड़ी स्ट्रांग है। हम समझते हैं कि बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल आ जाए तो क्या प्राइस वीक हो जाती है? नो, प्राइस इज नॉट वीक इफ वॉल्यूम इज नॉट मैचेस। इफ वॉल्यूम इज मैचेस एज पर द साइज ऑफ द कैंडल, इट मींस द प्राइस इज स्ट्रांग। अगर प्राइस स्ट्रांग है और ये प्राइस किसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए, अगर प्राइस स्ट्रांग है, प्राइस इज वैलिड, और रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा resistance. अभी तो रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ तो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको यह बताया जाए कि आप रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और जो बायर रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुए हैं वो बड़े स्ट्रांग बायर हैं, तो क्या आप सेलर के साथ जाएंगे? No. क्योंकि एक रीजन होगा कि अगर सेलर की कैंडल आएगी तो उसमें किसका प्रेशर होगा? बायर का प्रेशर Bun- होगा। और हो सकता है कि बायर जंप करे, इस लेवल को ही ब्रेक कर दे। हो सकता है कि सेलर की एक वीक सी कैंडल आ जाए और उसके बाद फिर बायर कंटिन्यू कर ले। तो वॉल्यूम ये भी हमें बताता है कि किसी भी लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, अगर आखिरी दो कैंडल का रिलेशन क्या है आपस में, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, इट मींस दैट दिस रेजिस्टेंस विल वर्क और नॉट, इट इज 50-50। ये यहां पर 50-50 का होगा चांस। और अगर फॉर एग्जांपल अगर इस प्राइस और इस प्राइस के अंदर वैलिडेशन है और ऊपर से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? Green. किस बिहाफ के ऊपर? कि प्राइस स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस नहीं है, तो प्राइस को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, राइट? Yes, sir. ओके। इसी तरीके से सेलर के लिए भी ये कि प्राइस स्ट्रांग है, इट मींस द सप्लाई इज strong. If there is no support, what will be the next candle? Red. 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 But if there is a support, अब यहां पर मैं आपको दो एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए। There is a resistance level, okay? On the resistance level, I saw there are 3 buyers. How many buyers? 3 buyers. 3. और ये जो 3 buyers हैं, ये मैंने देखा कि ये बायर स्ट्रांग है। ये बायर क्या है? स्ट्रांग है, ओके। मैंने वॉल्यूम इसका चेक किया फॉर एग्जांपल, तो वॉल्यूम के हिसाब से ये बायर मुझे स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। एंड द प्राइस क्लोज वेयर? द प्राइस क्लोज अंडर द Resistance. रेजिस्टेंस। यहां पर रिवर्सल होगा या फिर यहां पर रिवर्सल होना चाहिए। रिवर्सल का मतलब होता है कि बहुत सारी सेलर की कैंडल आएंगी, बहुत सारी सेलर की कैंडल आएंगी नीचे की तरफ, या फिर जस्ट रेजिस्टेंस काम करेगी और या एक से ज्यादा 2 कैंडल सेलर की आएंगी और बायर फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। अगर ये प्राइस स्ट्रांग है तो यहां पर एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 कैंडल आएंगी और बायर वापस कंटिन्यू करेंगे और ऊपर प्राइस को ब्रेक करके लेके जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेलर तो तब आएंगे कि जब बायर वीक हो, और जब बायर स्ट्रांग है तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से कुछ लोग सेल करेंगे। कुछ चंद लोग जो समझ नहीं सकते, मार्केट को रीड नहीं कर पाते, वो सेल करेंगे, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन मोस्टली फिर बायर कंटिन्यू करेंगे। और अगर प्राइस वीक है
और अगर प्राइस यहां पर साइज में प्राइस वीक नहीं नजर आ रही, एज पर द वॉल्यूम प्राइस इज वीक। अब यहां पर रिवर्सल आएगा, क्या आएगा? रिवर्सल है। और मार्केट नीचे की तरफ आएगी। यहां पर रिवर्सल क्यों नहीं आया और यहां पर रिवर्सल क्यों आया, ये वॉल्यूम हमें बताता है कि आप जिस भी वेव को देखो उस वेव को चेक करो कि ये वेव कितनी स्ट्रांग है या वेव कितनी वीक है। इसके अंदर वॉल्यूम है तो प्राइस कंटिन्यू करेगी, अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर जब भी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होगी वहां पर एक रिवर्सल आएगा और मार्केट लंबी नीचे गिरेगी। तो वॉल्यूम का ये फायदा होता है इस बात को समझने के लिए कि अगर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और वहां से प्राइस को रिवर्स करना है या टेम्पररी रिवर्स होगा या फिर एक ट्रेंड के लिए मार्केट रिवर्स करेगी, तो ये पता चलता है वैलिडेशन से और पता चलता है एनोमली से। तो ये आप जहन में रख के जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि इसका यूज कैसे होगा। ओके, अब देखिए यहां पर अगर प्राइस में वैलिडेशन है और कोई भी रेजिस्टेंस लेवल यहां नहीं है और कोई भी सपोर्ट लेवल यहां पर नहीं नहीं है, है। तो व्हाट यू विल एक्सपेक्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? इट विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू। कंटिन्यू। ओके, एंड देन अगर दो कैंडल से वेव नहीं बनती, कम से कम कितनी कैंडल से वेव बनती है? 3 कैंडल से। 3 कैंडल से। अब आप 3 कैंडल में वॉल्यूम चेक कीजिए। वॉल्यूम को कैसे चेक करना है? वॉल्यूम को ऐसे चेक करना है कि पहली कैंडल का साइज के हिसाब से वॉल्यूम है और दूसरी कैंडल पहली कैंडल से छोटी है तो उसके हिसाब से वॉल्यूम छोटा है, यस। फिर तीसरी कैंडल पिछली वाली कैंडल से बड़ी है साइज में तो उसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से बड़ा है, यस। तो ये कंप्लीट मूवमेंट क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग और वीक? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहेगी। अगर इसी प्राइस ने कोई ब्रेकआउट किया है तो दैट ब्रेकआउट कैन बिकम्स अ ट्रू ब्रेकआउट। और किसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है तो वहां पर टेम्पररी रिवर्सल आएगा और फिर मार्केट दोबारा कंटिन्यू करेगी। आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। अब एनोमली को समझे। नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट द वैलिडेशन एंड अंडरस्टैंड अबाउट द एनोमली। पहली बड़ी कैंडल है, प्राइस में साइज में बड़ी है और वॉल्यूम उसका छोटा बिल्कुल है। छोटा है, और छोटी कैंडल वॉल्यूम उसका बड़ा हो गया। अब छोटी कैंडल वॉल्यूम बड़ा क्या मतलब? मतलब कि फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल को बायर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बायर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और सेलर इसको कहां पुश करेगा? नीचे। नीचे। बायर ऊपर पुश करेगा, सेलर नीचे पुश करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसके बैक साइड पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि दोनों यस तरफ से सर। बाय सेल हो रहा होगा। अगर छोटी कैंडल है और ये ब्रेक नहीं कर पाई और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, व्हाट इट विल बी कंसीडर, इट मींस देयर इज अ सेलिंग प्रेशर ऑन दिस कैंडल। और अगर ये कैंडल sir. से रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए तो इट मींस द मार्केट विल रिवर्स बैक। तो अब यहां पर आप देखें, इफ द सेक इफ दिस कैंडल हैव अ सेलिंग प्रेशर अंडर द रेजिस्टेंस, अंडर द रेजिस्टेंस, what do you think, what will be the next candle and what will be the next candles? वो डाउन की तरफ आएंगी। क्या आएंगी? डाउन की तरफ आएंगी। एक बात याद रखिए कि वॉल्यूम प्राइस को रिवर्स नहीं करवाएगा, रिवर्स तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करवाएगी, लेकिन अगर डिमांड खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस रिवर्स हो जाएगी। तो एनोमली क्या शो करता है कि द डिमांड इज ओवर, इस वजह से प्राइस में रिवर्सल आएगा। और अगर यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर क्या होगा? इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस, फिर क्या होगा? प्राइस फिर भी वीक है, क्या होगा? फिर कंटिन्यू करेगी, रिवर्स होगी। व्हाट डू यू थिंक? जी जी बताएं। प्राइस कंटिन्यू का भी कर सकती है, रिवर्स भी कर सकती है सर, लेवल तक जाएगी। वेरी नाइस, लेवल तक जाएगी। प्राइस अगर वीक हो जाए तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि बस उसी वक्त ही प्राइस रिवर्स हो जाएगी। प्राइस रिवर्स ऐसे नहीं होती। प्राइस रिवर्स के दो असूल है।
अगर बायर नहीं जाना चाहते तो अगली कैंडल क्या बनेगी? डोजी। डोजी। और डोजी ने रेजिस्टेंस लेवल भी बना दी ऑटोमेटिकली, पहले नहीं थी। रेजिस्टेंस कहां पर थी? यहां पर थी। अगर डोजी नहीं आता तो फिर बायर को कहां तक जाना था? इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाना था। अगर नहीं आना चाहते तो कौन सी कैंडल आ जाएगी? कोई भी किस्म की डोजी। दैट इज द आंसर फ्रॉम द बायर दैट वी डोंट हैव अ डिमांड। और अगर फॉर एग्जांपल प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है, अब किसको आना है? सेलर्स को। सेलर को आना है। एम राइट? और यस सर। सेलर बोले वी आर नॉट रेडी टू गो डाउन, फिर वापस कौन आएगा मार्केट में? बायर। बायर आएगा। फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई तो फिर बायर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये रिवर्सल ऐसे होते हैं। लेकिन एनामली आ जाए किसी रेजिस्टेंस पे तो वो रेजिस्टेंस श्योर शॉट बन जाती है। तो आप अगर सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को एनामली के साथ ट्रेड करोगे तो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का विनिंग रेशियो बढ़ जाएगा, उसमें आपको ज्यादा रिवर्सल मिलेंगे। क्योंकि अभी आप फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए तो आप किसको देख रहे हो? अगर वॉल्यूम को नहीं देख रहे तो सिर्फ और सिर्फ लेवल को देख रहे होगे, और दूसरे नंबर पे कैंडल की साइज को और कैंडल के रिजेक्शन को देख रहे होगे। एम आई राइट? यस सर। यस सर। अगर और भी कंफ्यूजन है कि पता नहीं यार यहाँ पर सेलर की कैंडल आएगी कि नहीं आएगी, और अगर वॉल्यूम देखो और वॉल्यूम आपको बताए कि द प्राइस इज वीक, नाउ कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज टू गो डाउन, तो यहां से Yes, sir. आप सेल के लिए जाओगे। तो अगर आप यूज करना चाहो वॉल्यूम को तो ऐसे यूज कर सकते हो अपना प्राइस की कंफर्मेशन करने के लिए कि बायर वीक है रेजिस्टेंस के नीचे, तो उनको नीचे की तरफ जाना चाहिए। और हम एनामली कैसे यूज करते हैं उसका भी तरीका बता रहा हूं। पहले इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर एनामली और कैसे किस तरीके से यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में बताता हूं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर दो कैंडल के अंदर एनामली देखो, इट डजंट मीन द नेक्स्ट कैंडल विल बी रेड। इट मीन्स दैट द रेजिस्टेंस लेवल इज देयर, देन इट विल बी द रेड। तो रेड आएगी तो रेजिस्टेंस की वजह से आएगी, एनामली की वजह से नहीं आएगी। एनामली अगर रेजिस्टेंस के साथ मिल जाए तो रिवर्सल ड्यू हो जाता है। ठीक है? यहां पर देखिए, तो यहां पर एरो देने का मतलब क्या है? ये एरो देने का मतलब कभी भी नहीं है कि बस एनामली आ जाए तो नेक्स्ट कैंडल को सेल करो, नहीं। अगर ये एनामली भी है और रेजिस्टेंस लेवल भी है तो आपने यहां से रिवर्स करना है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें शर्त है। ओके सर। फॉर एग्जांपल इन दो कैंडल के अंदर एनामली थी, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, तो प्राइस ने क्या किया? कंटिन्यू किया। और यहां पर रेजिस्टेंस लेवल है, यहां पर सपोर्ट लेवल है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट द प्राइस विल डू? नाउ इट विल रिवर्स बैक। रिवर्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने क्या देखा है कि अगर पहली और दूसरी कैंडल में एनामली हो, पहली और दूसरी, आप ऐसे भी स्ट्रेटजी बना सकते हो कि अगर पहली और दूसरी कैंडल में क्या है Anomaly. एंड दूसरी और तीसरी कैंडल में क्या है, Anomaly. 90% मैंने चेक किया है कि प्राइस रिवर्स करती है। और ये कैंडल मोस्ट ऑफ द टाइम कहां पर क्लोज होती है? रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है। एक और चीज आप लोगों ने कभी हो सकता है कि ऑब्जर्व की हो या नहीं की हो। फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं है कि कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कोई भी पता नहीं है। नहीं है कि कहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आप याद रखिए कि अगर इस किस्म की कोई एक ऐसी कैंडल आ जाए ना, तो 95% ये कैंडल किसके नीचे क्लोज हुई है? Resistance. रेजिस्टेंस के नीचे। क्योंकि जब बायर खोखले हो जाते हैं तो कौन सी कैंडल बनाते हैं? एग्जॉशन कैंडल बनाते हैं। जब सेलर
उनकी सप्लाई खत्म हो जाती है तो कौन सी कैंडल बनती है? Exhaustion. एग्जॉशन। वो एग्जॉशन बड़ी कैंडल क्यों बनती है? वो इसलिए बनती है कि वो कैंडल बनती है एक किसी भी रेजिस्टेंस के नीचे या किसी भी सपोर्ट के ऊपर, और वहां से प्राइस मोस्टली रिवर्स करती है। आप भले चेक करो या ना करो, पीछे उसके रेजिस्टेंस लेवल होगी और वहां से प्राइस रिवर्स हो जाएगी हो। मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप ये देखो कि कब शक हो आपको, आपको ये शक होता है कि जब ये छोटी कैंडल बन जाए ना, यहां पर आपको श्योर करना है, मेक श्योर करना है कि रेजिस्टेंस है कि नहीं है। नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने चेक किया है कि रेजिस्टेंस या तो एग्जॉशन के बाद इमीडिएटली होती है, या फिर एक इस कैंडल के बाद मोस्टली होती है, या फिर एक कैंडल की 45% रिजेक्शन आ जाए उसकी बॉडी के हिसाब से, तो ये तो श्योर होता है कि रेजिस्टेंस लेवल इसके ऊपर है। लेकिन ऐसी छोटी कैंडल बने तो फिर आप इग्नोर करो कि हो सकता है कि रेजिस्टेंस अभी तक नहीं बनी। ये बाकी इससे आइडिया मिलता है। और जब आप ऐसे एनामली के साथ देखो तो फिर तो और पक्का हो जाता है। अब पैटर्न पे आते हैं, तो पैटर्न कैसे स्ट्रांग हुए? इंगल्फिंग स्ट्रांग है कि नहीं है? आउटसाइड बार स्ट्रांग है कि नहीं है? पियर्सिंग लाइन, या फिर इनसाइड बार, या फिर बुलिश हरामी। अगर आप अप ट्रेंड के अंदर हो और वहां पर पैटर्न का वॉल्यूम क्या नजर आ रहा है? ऐसा देखो, सब बायर की कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है सेलर की कैंडल से। इट मींस व्हाट? हु इज स्ट्रॉन्गर? Buyer. बायर्स आर स्ट्रॉन्गर। तो ये सारे पैटर्न क्या कहलाएंगे? इट मींस द बायर्स आर स्ट्रॉन्गर। अब उसमें एक और चीज आप लोगों ने नोट की, इन बायर के पैटर्न में फिर वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, बायर का पैटर्न भी है। एक और चीज इसमें है, आपको क्या नजर आ रही है? Weak sir जी। विक, क्रॉस। विक क्रॉस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी विक क्रॉस नहीं होगा लेकिन पैटर्न फिर भी स्ट्रांग होगा। ये सुपर स्ट्रांग करता है पैटर्न को। क्या करता है? सुपर स्ट्रांग करता है। अगर ऐसा अप ट्रेंड के अंदर आपको पैटर्न मिल जाए, वॉल्यूम उसका ज्यादा है, तो आप ये श्योर शॉट समझ के अगली कैंडल को ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर और ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए, आप बायर का पैटर्न ट्रेड करना चाहते हो, और भी कंफर्मेशन चाहिए, तो क्या करेंगे? आपको कौन सी कंफर्मेशन आप लेंगे एज पर द वॉल्यूम? सर विक्स देखेंगे अभी। वो तो विक्स हो गए, पैटर्न ऐसा बन गया, सब कुछ हो गया ऑन दीज पैटर्न्स भी ऑफ, के पैटर्न भी ऐसा बना, पैटर्न भी ये ऐसा बना Yes. एज पर सर द रेजिस्टेंस वॉल्यूम। लेवल नहीं होना चाहिए ऊपर। लेवल भी है। वैलिडेशन। वैलिडेशन किसमें? ग्रीन का वॉल्यूम ज्यादा। वो तो है वॉल्यूम ज्यादा, ये भी है, सारी इंफॉर्मेशन है। एक और इंफॉर्मेशन है अगर हमें चाहिए तो वो कौन सी होनी चाहिए? सर फर्स्ट वाला पैटर्न फेल्ड होना होना चाहिए। नहीं, देखो कि जब बायर का पैटर्न ट्रेड करोगे तो बायर के अगेंस्ट पार्टी कौन सी है? सेलर। तो सेलर का वीक होना जरूरी है। एम आई राइट? Yes sir. सर तो वीकनेस वॉल्यूम में कौन सी चीज दिखाती है आपको? थोड़ा वाली। एनोमली। क्या दिखाती है? Anomaly. है ना वाली। तो लाजमी कोई पैटर्न बना है, यहां से सेलर नीचे की तरफ आ रहे होंगे, तो यहां पर भी सेलर की कैंडल होगी ना, राइट? यस सर। तो इस सेलर की कैंडल और इस सेलर की कैंडल में क्या रिलेशन है? अब बताओ ये रिलेशन क्या हुआ? वॉल्यूम ज्यादा हो गया। कैंडल छोटी है। एनोमली। It means the relation between the seller's candle is a anomaly, and anomaly is a sign of Reversal. वीकनेस। reversal. ये गलत बोला उसने। Anomaly is a sign of weakness. वीकनेस। Anomaly is a sign of weakness. अब सेलर वीक है और बायर क्या है? Strong. तो अब क्या होना चाहिए? ये पैटर्न को काम करना चाहिए। Yes sir. तो अगर पैटर्न ट्रेड करना है, पैटर्न स्ट्रांग है, तो पीछे अगर दो सेलर को देखो, अगर वो सेलर एनामली है, वीक है, तो ये कैंडल विदाउट किसी प्रेशर के अगली कैंडल क्या बनेगी?
ग्रीन। ग्रीन बनी। अब यहां पर दूसरे पैटर्न में देखो, दूसरे पैटर्न में ये देखो कि वी हैव अ टू सेलर्स कैंडल, ओके, और सेलर का वॉल्यूम क्या है, एनेबल, ये वैलिड है, क्या रिलेशन है, वैलिड सर, वैलिड है वैलिडेशन। सर। सेलर भी स्ट्रांग है और बायर भी स्ट्रांग है, क्या होगा, रिट्रेसमेंट आएगी, रिट्रेसमेंट आई। रिट्रेसमेंट आएगी। इट मींस if the next candlestick will be green, the pressure from the seller side will be there, या फिर रेड कैंडल बनेगी तो फिर उसके ऊपर बायर का प्रेशर होगा, क्योंकि बायर भी स्ट्रांग है, सेलर भी स्ट्रांग है, तो इसकी वजह से यहां पर एक प्रेशर आ गया, ये कैंडल काम नहीं करेगी चाहे बायर का पैटर्न स्ट्रांग क्यों ना हो। उसके बाद फिर जो पैटर्न बनेगा उसके हिसाब से आप देखेंगे वो पैटर्न भी स्ट्रांग होगा और वो काम करेगा। तो आप जब भी पैटर्न ट्रेड करो तो पैटर्न ट्रेड करने से पहले क्या कर सकते हो, बायर का पैटर्न ट्रेड कर रहे हो तो पिछले दो सेलर को क्या क्या करना चाहिए, उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को चेक करना चाहिए कि अगर वीक है तो फिर बायर का पैटर्न स्ट्रांग है तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, और अगर बायर का सेलर स्ट्रांग है और बायर भी स्ट्रांग है तो प्रेशर होगा तो क्या आएगी कैंडल, एनोमली कैंडल, ये रिट्रेसमेंट Yes, sir. कैंडल आ सकती है। ओके, तो अब इस रीडिंग को क्या कहते हैं, 1 2 3। आपने कितनी कैंडल को रीड किया, 3 3 को रीड किया, और आपने कौन सी कैंडल को ट्रेड किया, ग्रीन। चौथी कैंडल को ट्रेड किया, तो वो आपका विन हो गया। अगर चौथी कैंडल बन जाए हैमर या इन्वर्टेड हैमर या फिर स्पिनिंग कैंडल तो क्या बन गया, कंटिन्यूशन साइन। यस सर। तो फिर क्या होगा, कंटिन्यू। एक और ग्रीन कैंडल आ गई। लेकिन एक और ग्रीन कैंडल आएगी, कब आएगी, अगर ये दो ग्रीन में आपस में वैलिडेशन होगी तो ग्रीन कैंडल आएगी, और अगर इन दो कैंडल में, इन दोनों कैंडल में वैलिडेशन नहीं है तो फिर क्या आएगा, ये रिट्रेसमेंट काम, ये कंटिन्यूशन काम करेगी नो सर। नहीं, क्योंकि अब चांसेस हैं कि ये कैंडल किसके नीचे, रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है, और अब हो सकता है कि सेल की कैंडल, रेड की कैंडल, बियरिश आ की जाए। कैंडल आ जाए। अब ये कंटिन्यूशन साइन क्यों फेल हुआ, क्योंकि दो बायर में आपस में क्या है, एनोमली है, वीकनेस, वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर यहां पर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, इन दोनों में स्ट्रेंथ होती तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, ग्रीन कैंडल सर। बिल्कुल। तो आपने कितनी कैंडल को रीड किया, 1 2 3 और 4 कैंडल को 4। रीड किया, और आपने पांचवी कैंडल का रिजल्ट निकाला। पहले 1 2 3 कैंडल, 3 कैंडल को रीड करो, चौथी कैंडल का रिजल्ट निकालो, अगर चौथी कंटिन्यूशन साइन बन जाए या छोटी सी, या मतलब कि उसमें अगर वैलिडेशन हो तो आप पांचवी कैंडल को ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप वॉल्यूम से ऐसे सिग्नल लेना चाहो तो ये 5 सिग्नल ये ले सकते हो, 5 सिग्नल ये ले सकते हो, राइट। इन दोनों बायर में मैंने क्या रखा है, रिलेशन कौन सा है, चेक कीजिए कौन सा रिलेशन है ये, वैलिडेशन का सर। वैलिडेशन। और दूसरा यहां पर एक और फायदा बताऊं, ये अगर सेलर का प्रेशर होता तो फिर यहां पर वॉल्यूम ज्यादा होता, अगर सेलर का प्रेशर कम है तो वॉल्यूम कम होगा। तो ये भी पता चल गया कि इस इन्वर्टेड हैमर में ऊपर सेलर का प्रेशर नहीं है। नहीं। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता तो इट मींस सेलर का प्रेशर है, और सेलर का अगर प्रेशर होता तो फिर एनोमली होती दो कैंडल के बीच में। एनोमली का मतलब है रिवर्सल नहीं, एनोमली का मतलब है वीकनेस, राइट। यस। अगर रेजिस्टेंस लेवल होगी तो फिर ठीक है। अब अगर ये कंटिन्यूशन साइन है इन पैटर्न के साथ, वॉल्यूम क्या बोल रहा है, एनोमली वैलिडेशन, वैलिडेशन। वैलिडेशन। तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। ऐसे यहां पर ये भी अब टोटल 20 सिग्नल बनते हैं किसके, यहां पर बाय करने के, और 20 सिग्नल बनते हैं सेल करने। सेल करने के। अब यहां पर देखिए, आप मुझे बताएं कि ये जो पैटर्न बना है,
ओके, ये पैटर्न, ये सेलर की कैंडल है और ये बायर की कैंडल है। दिस पैटर्न इज अ स्ट्रांग और दिस पैटर्न इज अ वीक। वैलिडेशन। दो अलग कलर के कैंडल में वैलिडेशन हम काउंट नहीं करते, स्ट्रांग और वीक काउंट करते हैं। तो आप ओके, यहां पर बताइए कि ये इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करूं या नहीं करूं। आप ये समझ रहे होंगे कि इन्वर्टेड हैमर का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, है ना? यही सोच रहे हैं। ये यस सर। देखो, इन्वर्टेड हैमर का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये माना जाएगा ना कि ऊपर से सेलर का प्रेशर है, क्योंकि विक ऊपर सेलर का है कि नहीं? आया जी। तो वॉल्यूम कम होगा तो माना जाएगा ना कि सेलर का प्रेशर नहीं है इसकी विक में अंदर। तो इन्वर्टेड हैमर के लिए सिर्फ कानून क्या है कि इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम होना कम चाहिए। हो। तो फिर अगली कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी। नाउ यू चेक, इन दो कैंडल के अंदर क्या है? क्या आपको इन दो सेलर के अंदर एनोमली नजर आई? यस। यस सर। पैटर्न न वीक है न स्ट्रांग। स्ट्रांग है क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन है, वॉल्यूम कम है, इट मींस पैटर्न इज स्ट्रांग। ऊपर से रिजेक्शन अगर आ जाए तो फिर उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो यहां पर पैटर्न स्ट्रांग है, ये एनामल, ये पैटर्न स्ट्रांग है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? ग्रीन। बोलो। सर जी समझा रहे, समझ नहीं लगी। ये वाला समझ में नहीं आया सर। देखो, सेलर तो आपको वीक नजर आ रहे हैं ना? वॉल्यूम ज्यादा है कैंडल। यस सर, यस सर। सेलर आपको एनाबल नजर आ रही है? यस सर। ओके, अब आपको ये पैटर्न मिला। आपने देखा कि इस पैटर्न का वॉल्यूम, बायर का वॉल्यूम सेलर के वॉल्यूम से कम है, ऐसा ही है। यस सर। थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि इसके अंदर विक भी है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इसके ऊपर वीक भी है। अगर ये विक नहीं है तो ये बायर का पैटर्न वीक है। अगर ये विक नहीं है तो बायर का पैटर्न क्या है? वीक है। इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए था। और ऊपर से बायर की कैंडल में विक हो तो इसका मतलब क्या होता है? किसका प्रेशर है? सेलर का। और अगर इस कैंडल में विक है, इस कैंडल में वीक है। और वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब किसका प्रेशर नहीं है? सेलर का प्रेशर नहीं है। नहीं है। तो सेलर का प्रेशर नहीं है तो पैटर्न वीक है या स्ट्रांग है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। और अगर यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा होता तो इसका मतलब क्या होता? कि ऊपर से सेलर का प्रेशर मौजूद है। ओके, तो इस बिहाफ के ऊपर सेलर वीक है, सेलर वीक है, और बायर का पैटर्न क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? इट विल बी ग्रीन, और ये ग्रीन है। अब इस ग्रीन और इस ग्रीन में क्या है? वैलिडेशन है ना अमली? वैलिडेशन है। तो अगली कैंडल क्या होनी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। अब इस उसके बाद देखो, उसके बाद इस कैंडल और इस कैंडल का रिलेशन क्या है? एनोमली और वैलिडेशन। वैलिडेशन। अगली कैंडल और ऊपर जाती है। अब इस कैंडल और इस कैंडल का रिलेशन क्या है? वैलिडेशन और एनोमली। एनोमली। मार्केट नीचे आती है फिर। देखा, आप ऐसे रीड कर सकते हो, प्राइस की वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझ सकते हो। ठीक। नाउ लुक एट हियर, दिस पैटर्न इज व्हाट? दिस इज अ बेयरिश कैंडल। ओके, इस बेयरिश कैंडल के साथ, विक क्रॉस के साथ, ये बायर का पैटर्न है। ये बायर का पैटर्न क्या है? वीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा विक किस तरफ है? नीचे। नीचे। तो हैमर का विक नीचे से होता है, इन्वर्टेड या पिन बार हैमर का, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तो आप ऐसे रीड कर सकते हो कैंडल्स को। नाउ लुक एट दिस पैटर्न, व्हाट लुक्स लाइक? स्ट्रांग और वीक?
स्ट्रॉन्ग। मार्केट ने कंटिन्यू किया और इस कैंडल और इस कंटिन्यूएशन साइन में एनोमली वैलिडेशन, वैलिडेशन सर। मार्केट और कंटिन्यू करती है। इस पैटर्न में Yes, क्या sir. है, क्या ये पैटर्न वीक है या स्ट्रांग है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है, वीक नहीं है, स्ट्रांग है। उसके बाद इस कैंडल और इस कैंडल में एनोमली है, क्या ट्रेड करना चाहिए यहां पर सेल का? नहीं सर। करना चाहिए सर जी, रेजिस्टेंस दूर में और क्योंकि सपोर्ट। नहीं, नहीं करना चाहिए क्योंकि सेलर यहाँ पर वीक है। सेलर क्या है यहाँ पर? हाँ, वीक है, एनोमली की एनोमली है। हम नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। उसकी वजह से ही तो बायर आए हैं, और फिर बायर ने बताया कि वी आर आल्सो वीक, तो फिर ऐसे सेलर ने कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पर आप दोबारा देखिए, यहाँ पर आ जाइए। दिस पैटर्न व्हाट सेड, वीक और स्ट्रांग? स्ट्रॉन्ग पैट, स्ट्रॉन्ग पैट। स्ट्रांग है। यस These सर। two candles what say, weak or strong, एनोमली, anomaly or validation? एनोमली सर जी। सेलर वीक है, बायर का पैटर्न स्ट्रांग है, क्या होना चाहिए मार्केट में? कंटिन्यू। कंटिन्यू। इस कंटिन्यूशन साइन का वॉल्यूम वैलिडेशन है, क्या होना चाहिए अगली कैंडल को? ग्रीन, सर अपर। ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब इस कैंडल का वॉल्यूम तो वैलिड है, वॉल्यूम तो वैलिड है, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाई, अपने कैंडल के विक को ब्रेक दोबारा नहीं कर पाई, तो जिसकी वजह से प्रेशर आ सकता है सेलर की तरफ से, वीकनेस हो सकती है, दैट इज कॉल्ड द वीकनेस। तो पहले आपने क्या देखना है? अब ये रूल क्या है? पहले सबसे क्या देखो कि सेलर में वीकनेस देखो, बायर का पैटर्न स्ट्रांग है तो देखो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करती है कि नहीं करती। इट्स वेरी सिंपल। यहां पर आप देखो, दीज टू कैंडल्स व्हाट शोज यू, स्ट्रेंथ, स्ट्रांग, एनोमली और वैलिडेशन? सर दोनों बराबर है ना। Anomaly, okay? And then the pattern what say, strong or weak? स्ट्रॉन्ग। क्या होना चाहिए? कंटिन्यू करनी चाहिए कैंडल को, राइट? और कंटिन्यू किया इसने। अब इन दो कैंडल का रिजल्ट क्या है? एनोमली। एनोमली। तो अगर सपोर्ट के ऊपर क्लोज होते हैं तो मार्केट में रिवर्सल होगा, और ये दो पैटर्न में एनोमली, फिर बायर में स्ट्रेंथ आ गई, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन लेना चाहें तो आपको वॉल्यूम प्राइस एक्शन के बारे में बताएगी कि प्राइस एक्शन वीक है या प्राइस एक्शन स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग। अब फिर बात आती है, क्या वॉल्यूम के बगैर ट्रेडिंग हो सकती है? यस, हो सकती है। वॉल्यूम के साथ भी हो सकती है, लेकिन फिर आपकी स्ट्रेटजीज में सेटअप कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने ज्यादा फिल्टर लगा लिए तो सेटअप कम हो जाएंगे। ऑप्शनल है वॉल्यूम की ट्रेडिंग, अगर करना चाहो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहो ना करो। लेकिन अगर हम इसको करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन में मास्टर होना चाहिए। किसमें मास्टर होना चाहिए? प्राइस है। प्राइस एक्शन में। जब प्राइस एक्शन में मास्टर हो जाए उसके बाद फिर आप वॉल्यूम को टाइम दें, इसको समझें। दोनों चीजों में मास्टर हो गए तो आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। ठीक है? यस सर। किसी को कोई सवाल है पूछिए। सर ये पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में? हाँ यार, आप तो हर बार तो देते हैं, इस बार भी दे देंगे। हाँ, बिल्कुल दे सर देंगे। जी, मैंने कितनी दफा ये आईक्यू का ऑप्शन डाउनलोड किया है, तो वो जो है ना, क्या क्या कहते हो, फोरेक्स में हो जाता है, ये बाइनरी में नहीं होता। आप मोबाइल पे डाउनलोड करते हो? टैब पे भी और मोबाइल पे दोनों पे सेम ही आता है। देखो कि यहाँ पर तो मेरे पास तो ये ऑप्शन आ रहे हैं, ये ऑप्शन के लिए ये मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर टेबलेट में, मतलब मोबाइल, टेबलेट मीन्स मोबाइल, ओके, या तो आप एप्लीकेशन पे ना चलाओ, आप चलाओ क्रोम के अंदर, तो फिर आपके पास ऐसा वाला खुलेगा जैसा हमारे पास खुलता है। तो आप लिंक सेंड कर देंगे सर जी फिर? मैं एक लिंक सेंड करता हूँ, जिसको भी अकाउंट ओपन करना हो डेमो आप कर सकते हो फिर। ठीक है, ठीक है सर जी। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।
इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर।